हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक, जिसको यूएस फेड कहा जाता है, उन्होंने फाइनली अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन सेंट्रल बैंक। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है कि इफ अमेरिकन सेंट्रल बैंक डज एक्स देन व्हाट डज इंडिया विल डू। तो इसी चीज को आज के हम लोग सेशन में यहां पे बात करने जा रहे हैं कि ये अमेरिका की सेंट्रल बैंक का जो ये रेट कट है, ये क्यों बहुत बड़ा चीज है, व्हाई इट इज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंट, व्हाई अमेरिका हैज कट इट इंटरेस्ट रेट्स एंड व्हाट इंपैक्ट विद इट हैपन ऑन इंडिया। और फिर फाइनली इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, इसको भी हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये जेरोम पॉवेल है जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक के हेड हैं, जिनका एक स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका की जो फेड है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगी। नाउ व्हाट इज दिस 50 बेसिस पॉइंट? सो 100 बेसिस पॉइंट के बराबर 1% होता है। सो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब आपका सिंपली हो गया 0.5%। सो 0.5% से इंटरेस्ट रेट को कट किया गया है। तो आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बैचेस पटना ब्रांच में 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ करोल बाग न्यू दिल्ली में हमारे 23 सितंबर को इंग्लिश मीडियम के ऑफलाइन बैचेस, मुखर्जी नगर ब्रांच में हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस 19 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस में। आपको यह भी पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे सेशन भी अवेल कर सकते हैं। बट ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस ट्राई टू understand what is happening with America. So अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने 18 सितंबर 2024 को फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% से कट करने जा रहे हैं। ये डिसीजन लिया किसने? ये डिसीजन लिया है वहां की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आपको पता है इंडिया में जो रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, वो आरबीआई के अंदर एक कमिटी है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहा जाता है। सिमिलरली वहां की जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, इसके अंदर एक कमिटी है जिसका नाम है फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। इसने डिसीजन लिया है 11:1 के वोटिंग से कि इंटरेस्ट रेट इन अमेरिका विल कम डाउन फ्रॉम 5 to 5.25%। वहां पे ये रेंज के टर्म में ये लोग बात करते हैं, ये 0.5% से घटाकर 4.75 से 5% को कट कर दिया गया है। सो ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट दो कारणों से है। पहला कारण है कि कॉन्स्टेंटली अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और 4 साल के बाद इस तरीके का इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। और सेकेंड, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज अमेरिका की सेंट्रल बैंक इतने एग्रेसिवली, आप देखोगे रेट कट किया इसने 0.5% से, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज जनरली अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, वो जब भी रेट कट करती है तो वो 0.25% से करती है, बट 0.5% इज अ वेरी एग्रेसिव वे ऑफ डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। सो ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग देखने को मिला है। सो इसी की वजह से ये जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, इट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी मच सरप्राइजिंग एंड इट इज गोइंग टू हैव इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी। आप देखें कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी से लिंक्ड है, बिकॉज अमेरिका की वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत पकड़ है। तो जब अमेरिका की सेंट्रल बैंक कोई डिसीजन लेती है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है बाकी सेंट्रल बैंक्स को भी कि वो अमेरिका के इस पर्टिकुलर डिसीजन या अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक्स की जो डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन के हिसाब से अपने पॉलिसीज को अलाइन करे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं बाकी इकोनॉमीज के लिए, जिसको हम आगे आने वाले सेशन में बात करेंगे। अब बात आता है कि अमेरिका ने ये इंटरेस्ट रेट को क्यों घटाया
4 साल के बाद क्यों घटाया, पहले क्या कर रही थी, इन सारे चीजों को हमें पहले समझना पड़ेगा। इसको समझने के पहले हमें अमेरिका की इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा कि आप अमेरिका की इन्फ्लेशन देख सकते हैं। तो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो होता है वहां पे 2%। तो अगर हम देखें ये जो समय है ये पैंडेमिक का समय है, और पैंडेमिक के समय आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% के कम है, विच मीन्स वहां की जो सेंट्रल बैंक है, बिकॉज इन्फ्लेशन रोकने का जो कंट्रोल है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो किसका होता है, किसी भी देश किसी भी अर्थव्यवस्था में वहां की सेंट्रल बैंक में, वहां की सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है, इसीलिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ती है, वो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट हो सकता है जब आपका ग्रोथ हो इकोनॉमी में, जब आपकी जीडीपी रेट ग्रो करे तभी आप एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सकते हो। इसीलिए आप ये बात समझिए कि अगर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को रोकना, महंगाई को रोकना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन है क्यों, बिकॉज सप्लाई इज लेस देन डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी इन्फ्लेशन है। तो डिमांड को कम करने के लिए, घटाने के लिए आप क्या करोगे, लोगों से पैसा कम कर दोगे, the supply of money in the economy कम कर दोगे, so that if people will have less money they will demand less. So what you will do, आप लोगों के लिए पैसा लेना मुश्किल कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फोन खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, आप ईएमआई पे लेना चाहते हो, अब ईएमआई कह दिया गया जीरो कॉस्ट ईएमआई है, तब तो आप तुरंत खरीद लोगे। अगर ईएमआई का खर्च बढ़ा दिया गया, कॉस्ट बढ़ा दिया गया, तो आप हो सकता है कि वो फोन या लैपटॉप नहीं कर दोगे। सो इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज इंक्रीज्ड, अगर आप कर्ज लेना महंगा कर दोगे तो लोग अपना डिमांड कट कर देंगे, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे इन्फ्लेशन देखो ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, 2% से कम थी, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल है ही। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ग्रोथ को इंश्योर करो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो। अब एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करोगे, आप ग्रोथ को कैसे इंश्योर करोगे। ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये अदानी ग्रुप है, अब अदानी ग्रुप को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, वो तभी इन्वेस्ट करेगी बिकॉज जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा तो लगाते नहीं, वो लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो अदानी ग्रुप तभी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी जब कर्ज लेना आसान हो जाएगा। अगर अदानी ग्रुप के लिए कर्ज लेना आसान हो जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो फैक्ट्रीज आएंगे तो जॉब क्रिएट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज ग्रोथ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, तब तो आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को डिक्रीज करोगे, मतलब आप इंटरेस्ट रेट को घटाओगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन है तो आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को बढ़ाना है, आपको डिमांड को कर्टेल करना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो क्योंकि यहां पे अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% के काफी नीचे था, बिकॉज कोई डिमांड कर नहीं रहा है, सब लोग तो घर में लॉकडाउन में है, तो डिमांड आएगा कहां से। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक किस पे फोकस किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो आप देखो अमेरिका में पैंडेमिक के समय एक तरीके से यहां पे हमारा इंटरेस्ट रेट था लगभग 2.5%, उसको घटा के 1% पे ले गया। तो डिक्लाइन यहां पे देखने को मिला, प्राइमरली क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में था। तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दैट इज ग्रोथ की तरफ फोकस की। उसके बाद देख रहे हो बहुत समय तक ये कांस्टेंट था। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से एग्रेसिवली, बहुत ही ज्यादा, जो अमेरिकन हिस्ट्री में काफी रेयर है, अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने बहुत ही खतरनाक तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया, और 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ के लगभग 5.5% पे आ गया, विच मीन्स अ इंक्रीज ऑफ 4.5%। और ये इंटरेस्ट रेट को इतने एग्रेसिवली इसीलिए बढ़ाया गया प्राइमरली बिकॉज अमेरिका की इन्फ्लेशन जो है वो कंप्लीटली टॉलरेंस लिमिट के बाहर जा चुकी थी। 2% का टारगेट है और इन्फ्लेशन देख सकते हो लगभग 8.5% पे है, मतलब 6.5% से इन्फ्लेशन भाग चुका है अपने टॉलरेंस लिमिट के लिए, टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड। इसलिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इसीलिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिवली यहां पे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। उसके बाद से आप देख रहे हो इन्फ्लेशन जो है वो लगभग घट रहा है, और अभी इन्फ्लेशन 2% के क्लोज है, पहुंचा नहीं है, बट
इन्फ्लेशन जो है वो 2% के क्लोज आ चुका है। तो इसी समय आप देख सकते हो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने कॉन्स्टेंटली 2024 तक एग्रेसिवली, 2024 के पहले तक एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, उसके बाद कांस्टेंट रखा, और अब 4 साल के बाद 2020 के बाद 2024 में अब इंटरेस्ट रेट को 0.5% से घटाया गया है, प्राइमरली बिकॉज। तो ये आपको क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक का जो पूरा फोकस रहा है 2020 के एंड से 2024 तक, वो रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इसीलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को घटाया, बिकॉज हर जगह इन्फ्लेशन की समस्या थी, इंडिया में भी इन्फ्लेशन की समस्या थी, बट अब दुनिया भर में इन्फ्लेशन की समस्या थोड़ी सी घट रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अब ये डिसीजन को लिया है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को घटाया है। तो आप समझिए ये अमेरिका के सेंट्रल बैंक के डिसीजन 180 डिग्री रिवॉल्व किया है। अभी तक फोकस इन्फ्लेशन पे था, अब किसकी तरफ फोकस फेडरल बैंक करना चाह रही है? वो है ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तभी उसने इंटरेस्ट रेट को घटाया है, सो दैट कॉस्ट ऑफ बोरिंग घटे, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ये जो एक बहुत बड़ा फ्लिप फ्लॉप आया है, ये जो बहुत बड़ा चेंज आया है अमेरिका सेंट्रल बैंक के डायरेक्शन में। अभी तक डायरेक्शन था इन्फ्लेशन के कंट्रोल में करना, अब डायरेक्शन है ग्रोथ की तरफ। तो ये जो डायरेक्शनल शिफ्ट आया है अमेरिकन सेंट्रल बैंक के द्वारा, इसका प्रभाव अब आप दुनिया भर के इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो अक्टूबर में मिलने वाली है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी तक कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस कर रही थी, अब हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अक्टूबर के महीने में अपने रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को घटाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रोथ। तो ये अमेरिका में इस तरीके से हिसाब किताब चल रहा था। अब अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको ये भी थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है वो कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अमेरिका की सेंट्रल बैंक के अंदर कौन काम करता है? FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। यहां पे इसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, वहां पे इसको हम इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। इंडिया में हमारा प्राइमरी टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो MPC अपने सेकेंडरी टारगेट की तरफ बढ़ती है, वो है ग्रोथ। अमेरिका की सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन नियंत्रण में है तो वो किसके तरफ बढ़ती है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो वहां पे ग्रोथ वर्ड यूज नहीं किया है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को ट्रैक किया जाता है। इंडिया में इन्फ्लेशन और ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है। अब ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट लगभग सेम है। इसको समझने के लिए हमें फिलिप्स कर्व में जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फिलिप्स कर्व, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहला ये डेटा पॉइंट देखें, इस डेटा पॉइंट में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितना है? 3%, इन्फ्लेशन कितना है? 4%। अगर हम यहां पे आते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन घट गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही कम इन्फ्लेशन होगा? ऐसा क्यों होगा? सपोज आप देखिए कि मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं, इसमें 90 लोग के पास एम्प्लॉयमेंट है, केवल 10 लोग बेरोजगार हैं। दूसरी इकोनॉमी मान लो सेम, ये अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें, अब अमेरिका की इकोनॉमी में 100 लोग में से केवल 70 लोग के पास जॉब है, 30 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन्फ्लेशन का खतरा किसमें होगा? इन्फ्लेशन का खतरा इसमें ज्यादा होगा, बिकॉज 90 लोग के पास जॉब है, तो 90 लोग के पास जॉब है तो पैसा है, पैसा है तो डिमांड करेंगे। अभी आप स्टूडेंट हो, आपका डिमांड है नहीं, जब आपका IAS बन जाओगे तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। विच मीन्स कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा डिमांड, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन का खतरा। इसलिए जितना ज्यादा बेरोजगारी उतना ही कम इन्फ्लेशन, जितना ज्यादा बेरोजगारी मतलब उतना ही पुअर ग्रोथ। मतलब अगर हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, दैट मीन्स ग्रोथ ज्यादा होगा। सो ग्रोथ ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा। तो इसलिए या तो एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक करो या ग्रोथ को ट्रैक करो, बात तो एक ही है, बिकॉज ग्रोथ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को ट्रैक किया जाता है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है। वहां पे इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? 2%, जो कि फिक्स टारगेट है। इंडिया में हम लोग फिक्स टारगेट फॉलो नहीं करते, रादर वी फॉलो अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म विच इज फ्रॉम 4 ± 2%।
समझ आ रही बात। तो यही चीज अब आपका अमेरिका में हो रहा था कि अमेरिका में भी बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अमेरिका ने ये रेट कट को क्यों किया है, बिकॉज अमेरिका ने बहुत समय तक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखा था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना मुश्किल पड़ रहा था, तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रीज बंद हो रहे थे, तो अमेरिका में रिसेशन आने का खतरा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज रेट से बढ़ सकता था। तो अब फाइनली अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो 2% का वेट नहीं की और उसने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है, क्योंकि अमेरिका को रिसेशन से बचाना है। बिकॉज अगर आप इस इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल को देखोगे तो इज द यूएस इकोनॉमी हेडिंग फॉर अ स्लो डाउन, तो अमेरिका को एक स्लो डाउन का बहुत बड़ा खतरा था। बिकॉज अगर आप बहुत समय तक कर्ज लेना महंगा कर दोगे तो ठीक है, आपका इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स छोड़ के भाग जाएंगे, कंपनीज डूब जाएगी, आपका लोन जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा, आप लोन नहीं चुका पाओगे, आप डिफॉल्ट कर जाओगे। इसलिए इंटरेस्ट रेट को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी था अमेरिका के लिए, और फाइनली उसने कट किया। इंडिया के ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज इंडिया ने भी रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली पिछले 2 साल से बढ़ा के रखा हुआ है, जिससे इंडियन इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से एमपीसी इंडिया की उसके ऊपर भी दबाव था अपने इंटरेस्ट रेट को घटाने का। लेकिन वो वेट कर रही थी कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक डिसीजन ले, सो दैट अब हम आने वाले टाइम में अपने इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं। तो ये इंडिया में देख सकते हैं आप, इंडिया में भी इन्फ्लेशन जो है वो पैंडेमिक के बाद से आप देख सकते हैं 6% के ऊपर था। आप देख सकते हैं ये 6% का टॉलरेंस लिमिट है, और ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये देख सकते हैं 6% के ऊपर काफी ओकेजन्स में गया, बट इंडिया की इन्फ्लेशन उतनी समस्या में नहीं थी जितनी अमेरिका की थी। बिकॉज अमेरिका में इन्फ्लेशन जिस तरीके से भागा था, आप देख सकते हैं 2% टॉलरेंस से 8% पे भाग गया था, 8.5 पे भाग गया था। इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा मैक्सिमम 6% है, बट इन्फ्लेशन भाग के 6.5 या मैक्सिमम 7% तक ही गया है। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन एक समस्या था, बट नॉट एज मच बिग एज व्हाट वाज विटनेस्ड इन अमेरिका और यूरोप यूनियन। और अब हमारा इन्फ्लेशन जो है वो काफी क्लोज आ रहा है अपने 4% के टारगेट पे, बट ऑल्दो अभी भी इन्फ्लेशन में एक समस्या है, बट स्टिल इट इज और इट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड। और इसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंडिया की जो सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने भी कॉन्स्टेंटली रेपो रेट को बढ़ाया था। अगर हम बात करें इंडिया में किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया घटाया गया था, तो जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक आने के पहले हमारा इंटरेस्ट रेट 6.5% था। अब पैंडेमिक में जब इकोनॉमी में रिसेशन आने जा रहा था, खतरा बढ़ गया था, स्लो डाउन आ गया था, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कॉन्स्टेंटली रेपो रेट को घटाकर 4% पे ले आया। उसके बाद आपको पता है जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुए, लोग बाहर निकले, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ने लगी, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया, 6.5% पे ले आई। तब से 6.5% से हमारा ये कांस्टेंट रहा है। 2024 लास्ट महीने अगस्त में एमपीसी मिली थी, उस समय भी 6.5% के रेपो रेट को कंटिन्यू किया गया था। तो आप देख सकते हैं इंडिया में भी लगभग 1.5 साल से या 2 साल से, आप 1.5 साल से कह लो, तो रेपो रेट को कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रखा गया है 6.5% को, इन्फ्लेशन को रोकने की वजह से। और अगर इंटरेस्ट रेट इतने लंबे समय तक इतना ज्यादा रहेगा तो ग्रोथ पे इंपैक्ट होगा, इसलिए एमपीसी के ऊपर भी एक प्रेशर है अपने इंटरेस्ट रेट को घटाने का। अब अमेरिका की ये जो रेट कट हुई है, इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट होगा, जो एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्राइमरली 4 इंपैक्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, गवर्नमेंट सेक्ट जो G-Secs है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उनके यील्ड में घटावट देखने को मिल सकती है, जिससे सरकार का बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकता है। इंडिया रूपी माइट गेट स्ट्रेंथन, हमारा एप्रिसिएशन हो सकता है इंडियन रूपी का। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये अब आने वाले टाइम में रेट को कट कर सकती है। अब इसको आप समझिए एक तरीके से ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया की इकोनॉमी है और ये मान लीजिए आप अमेरिका की इकोनॉमी है। इंडिया में जब इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आपका 4% है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 8% है, जनरली अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4% है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8% है। जनरली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अमेरिका जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी कम होता है। अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हमारा कम है। जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट, आप या तो पैसा बैंक में जमा करो या बैंक से पैसा कर्ज लो, तो ये लेंडिंग रेट
इज इक्वल टू बोरोइंग रेट। मैं दोनों, सॉरी, लेंडिंग रेट इज इक्वल टू डिपॉजिट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जब मैं बात करूं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि आप पैसा या तो जमा करो या पैसा कर्ज लो। तो इंडिया में अगर आप पैसा कर्ज लेते हो या अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो आपको 8% मिलेगा, अमेरिका में 4% मिलेगा। अगर मैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की बात करूं तो वो इस केस में कितना है हमारा, 4%। अब मान लीजिए कोई अमेरिका का इन्वेस्टर है, इसके पास खूब पैसा है, इसको इन्वेस्ट करना है। अगर वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा मिस्टर ए, तो इसको 4% का फायदा मिलेगा अगर मान लो खाली बैंक में पैसा जमा कर दे। और अगर यही पर्सन इंडिया के पैसा यहां के बैंक में जमा कर दे तो 8% मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क ज्यादा है। अमेरिकन इकॉनमी सबसे कम रिस्क की है, तो अमेरिका में रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, इंडिया में रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। लेकिन तब भी ये पर्सन लालच में क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज जो डिफरेंस है वो 4% का है, मतलब 4% का एक्स्ट्रा मुनाफा होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया में जब वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो केवल बैंक्स में अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, बट इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। राइट? अब क्या हुआ समझिए आप, ये इस तरीके से चल रहा था पैंडेमिक के पहले। अब आ गया आपका पैंडेमिक, और पैंडेमिक के आने की वजह से क्या हुआ, जो अमेरिकन इन्वेस्टर था मिस्टर ए, जिसने इंडिया में पैसा लगा रखा था, अब वो तो डर गया कि पता नहीं पैंडेमिक से इंडियन इकोनॉमी बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि दो चीज कभी नहीं डूब सकती है, बहुत ही रेयर है डूबना। एक तो सोना का दाम, गोल्ड प्राइसेस, और दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा स्टेबल है वो है अमेरिकन इकोनॉमी। तो कभी भी कोई ऐसी संकट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा डेवलपिंग इकोनॉमीज या ऐसे कंट्रीज से निकाल के वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे पैंडेमिक के बाद सोना का दाम बहुत बढ़ गया था और अमेरिका की इकोनॉमी में वापस से वो लोग आने लगते हैं। तो पैंडेमिक के बाद एक तरीके से इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वापस से अमेरिका जाना स्टार्ट कर दिए। और एक और चीज जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम में आ गया कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया। हमने देखा कि इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, बट अमेरिका में जिस तरीके से आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट को 1 से 5.5%, मतलब 4.5% का इंक्रीज। इंडिया में तो 4 से 6.5 किया गया, मतलब 2.5%, बट अमेरिका में देख सकते हो 4.5% का इंक्रीज किया गया, मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट और तेज रेट से बढ़ा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ समझिए कि जैसे मान लीजिए इंडिया ने 8 को कितना कर दिया, 10.5, और अमेरिका ने कितना किया, 5% से बढ़ा दिया, तो 4 को कितना कर दिया, 9। तो अब हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है, केवल 1.5% का। मतलब अब अगर ये पर्सन जो ए है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता तो उसको 1.5% का एक्स्ट्रा मुनाफा। तो बेचारा क्या 1.5% के मुनाफा के लिए इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके इतना रिस्क उठाएगा। जब तक मुनाफा ज्यादा नहीं होगा तब तक वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया था। इंडिया ने भी बढ़ाया, याद ध्यान समझिएगा, इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, बट अमेरिका ने बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत कम हो गया। तो इस पर्सन के लिए अब इंडिया में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं रहा। तो क्योंकि पैंडेमिक के बाद अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने बहुत ही एग्रेसिव रेट को इंक्रीमेंट किया, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के अमेरिका जाने लगे। तो यही प्रॉब्लम था कि इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टर्स, अमेरिका का बहुत सारा इन्वेस्टर्स जो इंडिया में लगा रखा था पैसा, वो वापस से अमेरिका जाने लगा। अब क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 9% से घटा के मान लो यहां पे 8% कर लिया है, एग्जांपल है, तो अब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हो गया, 2.5% का। तो अब मुनाफा बढ़ गया। तो हो सकता है कि अब अमेरिका का इन्वेस्टर वापस से इंडिया के स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बैंक्स में डिपॉजिट, इसको बढ़ा दे। तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है जो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है आपको समझना अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा चीज है कि जीसेक यील्ड पे क्या होगा। आपको पता है कि सरकार है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है, सरकार का जितना खर्च है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सरकार को जितना पैसा आता है। इसके लिए सरकार आरबीआई को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पैसा दो। आरबीआई सरकार के बिहाफ में सरकारी बॉन्ड्स रिलीज करती है, जीसेक। ये जीसेक में क्या क्या होता है, 3 चीज होते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, बॉन्ड का प्राइस, दूसरा होता है हमारा कूपन रेट, और तीसरा होता है हमारा टेन्योर। तो मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए है, कूपन रेट 10% है, और टेन्योर 1 साल है, एग्जाम्पल। तो ये पर्सन जो है मिस्टर ए, इसने इस बॉन्ड को खरीद दिया आरबीआई से, सरकार को कितना दे दिया, 100 रुपए। अब सरकार इस पर्सन को 1 साल के बाद कितना देगी, 110 रुपए। ठीक है। अब मान लो कोई अमेरिका का इन्वेस्टर है मिस्टर बी,
अब अमेरिका का इन्वेस्टर को इंडिया आके इन्वेस्ट करना है बिकॉज अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। अब उसके लिए इंडिया आके ज्यादा पैसा कमाना जरूरत है, इंडिया में ज्यादा मुनाफा है, तो मिस्टर बी इंडिया आ गया। जैसे इस केस में होगा, सेंट्रल बैंक ने अमेरिका की इंटरेस्ट रेट घटा दी, तो अब अमेरिका के इन्वेस्टर इंडिया में आ गए, तो इंडिया में आके वो स्टॉक में लगाएंगे पैसा, बॉन्ड में लगाएंगे पैसा, बैंक्स में जमा करेंगे पैसा। अब मिस्टर बी आएगा यहां पे, बोलेगा इस पर्सन मिस्टर ए से कि आप सुनो ना, मुझे ये बॉन्ड बेच दो, तो बोलेगा ठीक है आप खरीद लो। तो क्या बॉन्ड्स, और खासकर जो सरकारी बॉन्ड्स है जो सबसे सेफेस्ट होते हैं, तो जब भी बाहर से इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं तो सरकारी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब ऐसे बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? कभी भी कोई चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, राइट। और तो उसका बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। ऑल्दो बॉन्ड प्राइस तो है 100 रुपये, बट जो सेकेंडरी मार्केट जहां पे आप इसको बेच खरीद रहे हो, वहां पे इस बॉन्ड प्राइस का दाम कितनी हो गई होगी, 105। तो ये पर्सन मिस्टर बी को क्या दे देगा कि आप ये लो बॉन्ड 105 रुपए में खरीद लो। इसको फायदा कितना हुआ, 5% का, 5 रुपीज इसका प्रॉफिट हो गया। इसको क्या फायदा होगा, देखो मिस्टर बी के पास ये बॉन्ड है, अब 1 साल जब खत्म होगा तो मिस्टर बी इस बॉन्ड को आरबीआई के पास ले जाएगा। आरबीआई को तो मिस्टर बी को, आरबीआई को तो फिक्स्ड 110 रुपए देना है। अब बॉन्ड ए के पास हो बी के पास, इट डजंट मैटर। आरबीआई को तो इस बॉन्ड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके हिसाब से 1 साल के बाद 110 रुपए देना है, वो तो फिक्स रहेगा। सो आरबीआई अब मिस्टर बी को कितना देगी, 110 रुपए। मिस्टर बी ने खरीदा कितने में था, 5 रुपए में। तो अब ईल्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड का ईल्ड, दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 5%, 5% का फायदा। तो अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बॉन्ड प्राइस है, ये कूपन रेट है, ये टेन्योर, ये सब फिक्स्ड होता है। तो जब आप पहली बार खरीदोगे तब तो ये सब फिक्स्ड है, लेकिन आप खरीद के इसको बेचते भी हो दूसरे को, इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। आपने बॉन्ड खरीदा आरबीआई से प्राइमरी मार्केट में पहली बार, अब आप अपने दोस्त को बेच रहे हो, किसी और को बेच रहे हो, तो वो सेकेंडरी मार्केट में चल रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो बॉन्ड का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन उस बॉन्ड का डिमांड सप्लाई। आरबीआई की कमिटमेंट तो सेम है, उसको 110 रुपए देना है, ए के पास रहे, बी के पास रहे, सी के पास रहे, डजेंट मैटर। बट मिस्टर बी को खर्च कितना पड़ा। अब मान लीजिए कि अगर बॉन्ड प्राइस जो है, मान लो ये बॉन्ड जो है उसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, बॉन्ड की सब लोग बेच रहे हैं, इंडिया छोड़ के जाना है, बोला कि बॉन्ड खरीद लो, हमको नहीं चाहिए बॉन्ड, तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो बॉन्ड प्राइस का जो दाम है सेकेंडरी मार्केट में, क्या वो 100 रुपए में बिकेगा कि कम में बिकेगा, वो 95 में बिकेगा। तो मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बॉन्ड खरीदा 95 रुपीज में, अब मिस्टर बी को 1 साल के बाद आरबीआई से कितना मिलेगा, वो तो फिक्स्ड 110 रुपए, तो फायदा कितना का हुआ, लगभग 15% का। विच मीन्स माई बॉन्ड यील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड प्राइस से। तो अगर इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, यील्ड हमारा घटेगा। अब यही चीज यहां पे आप समझिए कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाया। अब मिस्टर बी जैसे जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया के इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया के इन्वेस्टमेंट में जीसेक जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से बॉन्ड की जो डिमांड है सेकेंडरी मार्केट में बढ़ेगी, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड जो है वो घटेगा, जिससे सरकार का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है वो हमारा घट जाता है। तो जैसे यील्ड रेट कम होता है, सरकार का जो कर्ज लेने का खर्च है वो भी हमारा कम हो जाता है। थर्ड, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब कैसे होगा, सपोज मान लीजिए यूएस है और ये मान लीजिए इंडिया है आपका। अब इस अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, अब अमेरिका के पर्सन को इंडिया के इन्वेस्ट करना है। अब अगर अमेरिका के पर्सन को इंडिया के इन्वेस्ट करना है, सपोज $100 है इसके पास, $100 इन्वेस्ट करना है, यहां पे अदानी के शेयर खरीदना है उसको, तो अदानी के शेयर खरीदने के लिए उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, वहां पे उसको डॉलर में तो खरीद नहीं सकता, उसको क्या चाहिए, रुपी चाहिए। तो वो चला जाएगा एसबीआई के पास, वो बोलेगा $100 रखो और मुझे इसके इंस्टेड रुपी दे दो। तो ये जो पर्सन है ये डिमांड किस चीज की कर रहा है, रुपी की, और सप्लाई किस चीज की कर रहा है, डॉलर की। तो क्योंकि डिमांड वो रुपी की कर रहा है तो रुपी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, रुपी विल गेट स्ट्रेंथन। सो पहले मान लो $1 इक्वल टू 80 रुपीज था, $1 तो 80 रुपए मिलेगा। अब रुपी की वैल्यू बढ़ गई है तो अब $1 देने पे आपको 80 रुपए नहीं मिलेगा बिकॉज रुपी मजबूत हो चुका, मान लो आपको 75 रुपए मिलेगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इस एप्रिसिएशन से हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। इससे इकोनॉमी को फायदा दोनों तरीके से होगा, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। फायदा क्या होगा कि जब भी आपकी रुपी एप्रिशिएट करती है तो हमारे लिए इंपोर्ट करना आसान हो जाता है, इंपोर्ट करने का खर्च कम हो जाता है। लेकिन अगर रुपी एप्रिशिएट करती है, स्ट्रांग होती है, तो एक्सपोर्ट हमारा घट सकता है।
एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हो सकता है, इसलिए इसका इंपैक्ट दोनों तरीके से देखने को मिल सकता है। अब क्या है, चौथा जो है, एमपीसी को एक खुला फ्री हैंड मिल चुका है। अब एमपीसी जो है वो रेट कट कर सकती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एमपीसी रेट कट कर सकती है पहले अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करे, मतलब अमेरिका की इंटरेस्ट रेट बिना कट किए हुए क्या इंडिया जो है वो एमपीसी रेट कट कर सकती है? और तो कर तो सकती है, बट फायदे में नहीं रहेगा, नुकसान में रहेगा। क्या नुकसान में रहेगा समझिए आप, कि मैंने पहले कहा था कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट मान लो 8% है, यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% है, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 9% बढ़ा दिया, इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को 10% बढ़ा दिया। यही था, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दोनों ने बढ़ाया। अब दोनों के ऊपर प्रेशर है ग्रोथ को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, जिसके लिए दोनों को इंटरेस्ट रेट कट करना था। ये इंडिया था, इंडिया वेट कर रहा था कि जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, वो इंटरेस्ट रेट को कट करे। ठीक है, अब मान लो इसने 9 को कर दिया 8, तो अब इंडिया भी मान लो 10 को कर सकता है 9.5। बिकॉज इंडिया को हमेशा ये इंश्योर रखना है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो एज कंपेयर टू अमेरिका, तभी इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। सपोज इंडिया वेट नहीं करता, इंडिया बोलता है कि अमेरिका जब करे करे, मैं पहले कट कर दूंगा, तो इंडिया ने 10 को कर दिया मान लो 9। अब देखो, कोई जो पर्सन इन्वेस्टर है, क्या वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? नहीं, उसको 9% तो अमेरिका में भी मिल रहा है, 9% इंडिया में भी मिल रहा है, तो कोई मुनाफा है ही नहीं, तो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, सेफेस्ट इकोनॉमी है। सो इसलिए इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हमेशा से ये इंश्योर करना होता है कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आरबीआई एमपीसी को ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है इंडिया का अमेरिका के साथ, वो ज्यादा रहे, तभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा, नहीं तो सारा इंडिया का इन्वेस्टमेंट बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि एमपीसी जो है, अब जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है उसने रेट कट कर दिया है, तो इंडिया भी आधा % या 0.25% से या 0.5% से इंटरेस्ट रेट अक्टूबर के महीने में कट कर सकता है। इसलिए याद रखना, एमपीसी पहले ये रेट कट नहीं कर सकता था, कर तो सकता था बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 में सवाल आया है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आप पढ़ लेना, थर्ड ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हो। इसमें सेम चीज है जो अभी हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप यूनियन में अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो आरबीआई क्या डॉलर खरीदेगी या बेचेगी? ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखें, आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर के लिए हिंट दे रहे हैं कि अगर अमेरिका का लोग इंडिया में पैसा लेने आएगा, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया है, तो अब अमेरिका के इन्वेस्टर्स क्या आएंगे? इंडिया में पैसा देने आएंगे। तो अब इंडिया में जब वो इन्वेस्ट करने आएंगे तो रूपी क्या होगी? हमारी स्ट्रेंथन होगी। आरबीआई क्या चाहता है कि रूपी ना कमजोर हो ना घटे, आरबीआई चाहता है रूपी स्टेबल हो, बिकॉज रूपी के घटने बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों फायदा नुकसान पहुंचाता है। तो आरबीआई क्योंकि रूपी जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, इसको चाहती है कि रूपी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए, मतलब आरबीआई चाहेगी रूपी डिप्रेशिएट करे। उसके लिए क्या आरबीआई डॉलर खरीदेगी कि बेचेगी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए इकोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, देन विल गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आपको ये बहुत बड़ी जो न्यूज है इसके सारे नुआंसेस समझ में आए हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आप वापस से इस वीडियो को देखें, गूगल करें, कमेंट बॉक्स पे डालें कि आपको क्या समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन अगेन डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ great study. See you again in the next video. Take care of you and your family.